जरा सोचिए, जमीन का एक टुकड़ा आखिर वो किसी का कैसे कहलाता है? सिर्फ कह देने से या उस पर एक बाड़ लगा देने से? नहीं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत, एक बहुत गहरा कानूनी ढांचा काम करता है जो हर इंच जमीन का पूरा हिसाब रखता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल की मदद से, और ये समझेंगे कि जमीन पर मालिकाना हक का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की जमीन का असली सबूत क्या है? कोई पुराना कागज या दादा परदादा से सुनी हुई कहानियां? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है, और इसी जवाब को पुख्ता करने के लिए भूमि रिकॉर्ड की ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये रिकॉर्ड होते ही नहीं तो क्या होता? हर तरफ जमीन को लेकर झगड़े होते जो कभी खत्म ही नहीं होते। बैंक से लोन मिलना नामुमकिन हो जाता क्योंकि जमीन के मालिकाना हक का कोई पक्का सबूत ही नहीं होता। देश का आर्थिक विकास रुक जाता और समाज में सिर्फ बेचैनी और अनिश्चितता का माहौल होता। तो चलिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, भूमि रिकॉर्ड इतने जरूरी क्यों हैं? फिर इन्हें संभालता कौन है? जमीन को नापा कैसे जाता है? मालिकाना हक बदलने पर क्या होता है? और सबसे आखिर में, इन रिकॉर्ड्स की कानूनी ताकत क्या है? चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। भूमि रिकॉर्ड क्यों जरूरी हैं? ये वो बुनियाद है जो किसी भी तरह की गड़बड़ या अव्यवस्था को एक सिस्टमैटिक व्यवस्था में बदल देती है। और इस पूरी व्यवस्था की जो बुनियाद है वो है ये लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल। देखिए, ये कोई मामूली सरकारी किताब नहीं है। ये वो नियम कानून हैं जो तय करते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है। यही दस्तावेज मिट्टी के एक टुकड़े को एक कीमती, एक सुरक्षित संपत्ति में बदलता है। लेकिन ये सिस्टम अपने आप तो चलता नहीं है ना। इसे चलाने वाले लोग हैं जिन्हें हम जमीन के असली रखवाले कह सकते हैं। तो चलिए, जरा इन लोगों से मिलते हैं जो इस सारी कागजी कार्रवाई के पीछे का असल चेहरा है। ये जो रखवाले हैं, इनकी एक पूरी चेन है, एक पूरा सिस्टम है जो गांव के लेवल से शुरू होता है और जिले के सबसे बड़े अफसर तक जाता है। इस चेन की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी है पटवारी। फिर उनके काम की जांच करने वाले कानूनगो, उसके बाद उसे अटेस्ट करने वाले तहसीलदार, और इस पूरे सिस्टम के हेड होते हैं कलेक्टर। पटवारी को आप इस पूरे सिस्टम की नींव समझ सकते हैं। वो गांव की जमीन का एक तरह से ऑन द ग्राउंड अकाउंटेंट होता है। जमाबंदी यानी कि किस जमीन का मालिक कौन है, उस पर क्या बोया जा रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब रखना, ये सारे जरूरी रिकॉर्ड्स तैयार करना सब पटवारी की ही जिम्मेदारी है। अच्छा, अब पटवारी के काम में कोई गलती ना हो, ये कौन देखेगा? वो हैं कानूनगो। उनका काम ही यही है कि पटवारी के बनाए रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक करें, वेरीफाई करें और ये पक्का करें कि हर जानकारी 100% सही हो। वो निगरानी की एक बहुत ज़रूरी लेयर हैं। और इस पूरे पिरामिड के टॉप पर बैठते हैं कलेक्टर। कानून के नज़र में वो ज़िले के सबसे बड़े रेवेन्यू ऑफिसर हैं। उनके पास न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, बल्कि ज़मीन से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार भी होता है। मतलब आखिर में पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के एक बहुत ही मज़ेदार और टेक्निकल हिस्से पर कि ज़मीन को आखिर नापा कैसे जाता है। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत ही बारीक और सटीक कला है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। इस मैनुअल में आज भी आपको पुराने ज़माने की और नए ज़माने की दोनों तरह की माप की इकाइयाँ मिल जाएंगी। एक तरफ करम, मरला और कैनाल जैसे पारंपरिक नाम हैं, तो दूसरी तरफ मीटर और हेक्टेयर जैसे आधुनिक यूनिट्स। ये दिखाता है कि ये सिस्टम अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है और वक्त के साथ कैसे बदला है। और ये पूरा हिसाब किताब एकदम पक्का होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अंदाजे से हो रहा हो। मैनुअल में साफ साफ लिखा है कि 1 किल्ला यानी 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं और 1 कनाल में 20 मरला। हर चीज का एक तय फॉर्मूला है ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह ही न बचे। और सटीकता का लेवल क्या है, ये आप इस बात से समझिए। जमीन नापने वाले एक मामूली से स्केल के बारे में मैनुअल कहता है, धातु चमकदार नहीं होनी चाहिए, मापने वाला किनारा पतला और बिल्कुल सही होना चाहिए, और वजन 125 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। सोचिए, एक मामूली से स्केल के लिए भी इतने कड़े नियम। ये दिखाता है कि सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए कितनी बारीकी से काम किया गया है। अच्छा, एक और कमाल की बात, मान लीजिए एक ऐसी नदी को नापना है जिसे पार करना मुमकिन नहीं, तो क्या होगा?
मैनुअल में इसका भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका बताया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके बिना पानी में उतरे भी नदी की चौड़ाई का पता लगाया जा सकता है। ये सदियों से चली आ रही समझदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जाहिर है, जमीन हमेशा एक ही इंसान के पास तो रहती नहीं। जिंदगी में कई बदलाव आते हैं और उनके साथ जमीन का मालिकाना हक भी बदलता है। तो सवाल यह है कि सिस्टम इन बदलावों को कैसे दर्ज करता है? इसका जवाब है एक शब्द में, म्यूटेशन, जिसे आम भाषा में दाखिल खारिज भी कहते हैं। जब भी किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक इंसान से दूसरे को ट्रांसफर होता है, तो सरकारी रिकॉर्ड में इस बदलाव को दर्ज करने का जो प्रोसेस है, उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। ये उस ट्रांसफर को मिली एक ऑफिशियल मान्यता है जो रिकॉर्ड्स को हमेशा अप टू डेट रखती है। और ये दाखिल खारिज कई वजहों से होता है। कुछ तो आम है, जैसे विरासत में जमीन मिलना, किसी को वसीयत में जमीन दे देना या जमीन बेच देना। पर यह सिस्टम इससे कई ज्यादा जटिल मामलों को भी संभालता है, जैसे कोर्ट के आदेश पर हुए बदलाव या फिर किसी हत्यारे को उसके शिकार की प्रॉपर्टी से बेदखल करने जैसे कानूनी मामले भी। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम, सबसे जरूरी बात पर। आखिर ये सब कागजी कार्रवाई इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि दिन के आखिर में ये रिकॉर्ड सिर्फ कागज नहीं रह जाता, ये एक कानून बन जाता है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 का सेक्शन 44 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है, रिकॉर्ड में जो लिखा है कानून की नज़र में वही सच है, जब तक कि कोई अदालत में उसे गलत साबित ना कर दे या कानूनी तौर पर कोई नई एंट्री ना कर दी जाए। यही एक लाइन इस पूरे सिस्टम को इसकी असली ताकत देती है। तो जब ये सदियों पुराना मैनुअल और इसका पूरा सिस्टम आज के डिजिटल जमाने से टकराता है, तो मालिकाना हक का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या टेक्नोलॉजी इस पेचीदा सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बना पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।